ओमेगा टी प्लस फाई। तो उस केस में अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस में क्या होगा, उनकी एसएचएम का कंपोजिशन होगा एंड मिलेगा y इक्वल्स टू वाई वन प्लस, एंड इसको सिंप्लीफाई करके y इक्वल्स टू आता है r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जिसमें से r को बोला था हमने एज ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कितना होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रूट ऑफ, यहाँ पे a1 a2 लिए थे ना, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाई। ठीक है, वेयर a1 का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, a2 का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, एंड फाई इज द फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम। फिर हमने देखा थे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। पहले आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए कंडीशन क्या थी, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रस्ट ऑफ अदर वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अदर वेव, then the resultant displacement will be maximum, then amplitude will be maximum, intensity will be maximum, and वहाँ पे condition for path difference क्या था, E1 multiples of lambda by 2, and condition for phase difference क्या था, E1 multiples of pi। ठीक है, and constructive interference में जब साउंड की बात चलती थी तो वहाँ पे वैक्स मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड फॉर्म होता था। अगर लाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म होने वाला जो भी पॉइंट होगा उसको हम मैक्सिमा या फिर ब्राइट पॉइंट या फिर ब्राइट फ्रिंज ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा टाइप का इंटरफेरेंस आता है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अदर या फिर ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रस्ट ऑफ अदर वेव, देन क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मिनिमम तो इंटेंसिटी मिनिमम, एंड उस केस में जो पार्ट डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2, एंड जो फेज डिफरेंस रहेगा वो फेज डिफरेंस बनेगा 2n प्लस 1, फेज डिफरेंस कितना होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। देखो प्लस 1 लेंगे या माइनस 1 लेंगे दोनों भी चलेगा, बट कंडीशन क्या है, अगर प्लस 1 लिया तो n स्टार्ट होगा 0 से, एंड अगर माइनस 1 लिया तो n स्टार्ट होगा 1 से। जैसे कि यहाँ पे n को अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है नंबर, लैम्बडा बाई 2 के साथ पाई के साथ 3। अगर n को 7 लेंगे तो लैम्बडा बाई 2 के साथ, समझ में आ रहा है, मतलब हर बार कौन सा नंबर आएगा इस कॉम्बिनेशन से, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज क्या था, इंटेंसिटी। क्या होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स ये प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगी टू द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें मालूम है, उसमें अगर दोनों कंडीशन पुट करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहाँ पे फाई कितना है 0 है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, एंड ये मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव है तो उस केस में फेज डिफरेंस बनेगा पाई, एंड इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल बन जाएगी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद में इनके रेशियो से रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे, जैसे आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या था, इक्वल्स टू a1 प्लस डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू लिखा था r प्लस 1 अपॉन, बट r का मतलब कौन होता है a1 बाय a2, विच इज इक्वल्स टू क्या था, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आई मैक्स एंड आई मीन इनका रिलेशन हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। उसके बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखी थी, क्या होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई, जिसमें से ये लास्ट वाला पार्ट जो है 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई, इसको कल हमने बोला था इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बोला है कि I1 एंड I2 बोथ इक्वल्स टू I, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आती है 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2।
तो वहाँ पे फिर से अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला है तो वहाँ पे phi बनेगा 0 एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स ऑफ I। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला है तो phi विल बी पाई एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे जो ऑलरेडी हम पहले वेव से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर सबके इतने सारे पॉइंट्स, कुछ कन्फ्यूजन यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट और एक देखा था, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। संगम स्टैंड अप। क्या होता है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट? मतलब 3 कंडीशन, वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस इधर 0 और कांस्टेंट है तो कोहेरेंट, नहीं है तो इनकोहेरेंट या फिर नॉन कोहेरेंट। ठीक है, उसके बाद में मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? जो इमिट करेगा लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, मतलब एक बार जो वेवलेंथ इमिट हो रही है दिवसभर जोपर्यंत लाईटचा सोर्स चालू आहे तोपर्यंत काय असेल? सिंगल वेवलेंथ वो इमिट करेगा। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ मतलब जैसे कि पहले रेड कलर इमिट कर रहा है तो कंटिन्यूसली रेड कलर ही इमिट करेगा। ठीक है, वेवलेंथ उसकी चेंज नहीं होगी। सीधा और क्या देखा था? इतना ही देखा था। ठीक है, तो क्या होता है देखो प्रैक्टिकली, स्टार मार्क करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, 2 independent sources of light, 2 independent sources of light cannot be coherent। मतलब हम कोई भी लाइट के 2 सोर्सेस अगर अलग अलग लेंगे तो वो कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अब ऐसे क्यों होता है उसको लिखना नहीं, बस सुनना है कि बेसिकली जो भी लाइट के सोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। एंड हमने अब तक जो पूरा फिजिक्स पढ़ा है उसमें हर बार मैकेनिज्म हम पढ़ते थे, लाइट जब भी इमिट होती है तब होता क्या एक्चुअल मैकेनिज्म? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे हर एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आते टाइम जो भी एनर्जी इमिट करता है वो अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है तो हम उसको लाइट कंसीडर करते हैं। तो उस केस में अगर हम 2 सोर्सेस लेंगे तो कंडीशन क्या होती है कि लाइट को इमिट करने वाला एक सिंगल एटम नहीं होता है, बट गिवन मटेरियल में, मतलब गिवन सोर्स ऑफ लाइट में जो मिलियंस ऑफ एटम्स रहेंगे, उन मिलियंस ऑफ एटम के मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनके ट्रांजिशन के बाद में जो लाइट इमिट होगी वो लाइट वो सोर्स इमिट करने वाला है। इसलिए 2 डिफरेंट मटेरियल के सोर्सेस अगर लेंगे तो उनका फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट या फिर 0 मेंटेन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? इवन सिंगल सोर्स ऑफ लाइट भी अगर है तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट भी प्रैक्टिकली सिंगल मतलब कांस्टेंट या फिर 0 फेज डिफरेंस का लाइट कभी भी इमिट नहीं कर सकता। बट वहां पे हमें एडवांटेज मिलता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके पास टाइम इंटरवल है 10⁻⁻8 सेकंड का। उतने टाइम में एक तो वो फ्री हो सकता है, नहीं फ्री हुआ तो उसको घर पे वापस आना पड़ता है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वापस आने के लिए उसको टाइम है 10⁻⁸ सेकंड। उसके बाद दूसरा जो लाइट इमिट करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहला इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ था अगेन वो वापस आता है। मतलब 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एटम से, मतलब एक सिंगल सोर्स से लाइट इमिट करते हैं, इसलिए वो भी कांस्टेंट फेज का या फिर 0 फेज डिफरेंस का लाइट नहीं होता है। लेकिन उनमें जो डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है, वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है, उसमें टाइम इंटरवल होता है 10⁻⁸ सेकंड। एंड इतने छोटे टाइम इंटरवल में होने वाला जो चेंज है ह्यूमन आईज मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें लगता है कि वहां पे जो लाइट इमिट हो रही थी उसकी वेवलेंथ भी कांस्टेंट थी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, फेज 0 था या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट था। क्लियर है ना? इसलिए 2 डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट कभी नहीं हो सकते। लिख लिया था ये? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर 2 डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि अगर लाइट के सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व ही नहीं होगा। सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, फिर से वही बात आ रही है ना, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी के 2 सोर्स लिए फिर भी उनका फेज डिफरेंस कभी भी 0 या फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा एट एनी टाइम। एक नॉन कोहेरेंट घ्यायचा आणि एक कोहेरेंट घ्यायचा, मग काय होईल? एक कसा नॉन कोहेरेंट असेल? कोहेरेंट म्हणजे पेअर सोबत कंपेअर करतो ना आपण, इंडिपेंडेंटला कसं नॉन कोहेरेंट बनणार? अरे इंडिव्हिज्युअल जो सोर्स ऑफ लाईट आहे का त्याला आपण कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट कन्सिडर करतच नाही ना, दोघांसोबत कंपेअर करतोय ना। दोघांपासून येणारी जी लाईट आहे
ती ज्या पॉईंटला इन्सिडेंट होते त्या पॉईंटला आलेल्या लाईटचा फेज डिफरन्स जर 0 असेल किंवा कॉन्स्टंट असेल ॲट एनी टाईम तर ते दोघं कोइरंट आहे, नसेल तर नॉन कोइरंट आहे. इंडिव्हिज्युअल इंडिपेंडेंटला आपण म्हणू शकत नाही हा कोइरंट आहे की इनकोइरंट आहे, कळालं ना. दोघांचं कंपॅरिझन करून असतं. मग कैसे प्रोड्यूस करेंगे कोइरंट सोर्स ऑफ लाइट? दोन खड्डे पाड़न दीजिए, वेरी गुड. ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार जो भी दो सोर्स ऑफ लाइट हमें लेने हैं वो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से प्रोड्यूस करेंगे. समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली हम दो सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं लेंगे, लाइट का सोर्स एक ही होगा एंड उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, दो सोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे. कैसे? जैसे यंग्स ने यूज किया था YDAC में. क्या किया था उसने? एक ऐसे स्लिट प्लेस कर दी. स्लिट का मतलब समझ में आता है, ये सोर्स नाही आहे, क्या आहे, स्लिट आहे. स्लिट म्हणजे हा पेन आहे, मध्ये सेंटरला कट केला तर जब गॅप प्रोड्यूस होईल त्या गॅपमधून लाईट येणार आहे, मतलब क्या बन गया ये स्लिट. ये स्लिट के बिहाइंड यहाँ पे एक सोर्स प्लेस किया है लाइट का S. अब ये स्लिट में से आगे लाइट आएगी, उसके आगे हम क्या करेंगे और ऐसे दो स्लिट प्लेस करेंगे, एक बनेगी S1, ये बनेगी S2. तो ये S1 एंड S2 क्या हो गया, लाइट के सोर्सेज बन गए. समझ में आ रहा है? अभी दोनों कोइरेंट होंगे क्या? 100% होंगे, क्योंकि वो एक ही सोर्स की लाइट तो आगे प्रोपागेट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? लेकिन जब स्क्रीन के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां से आने वाला लाइट एंड यहां से आने वाला जो लाइट है वो डिफरेंट पाथ से आएगा. इसका मतलब उनका इंटरफेरेंस भी होगा, उनके बिटवीन जो फेज डिफरेंस है ड्यू टू देयर सोर्सेस वो 0 रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा. फेज डिफरेंस ऑकर होगा जो हम कैलकुलेट करते हैं कंडीशन में, वो किसकी वजह से ऑकर होगा, ड्यू टू देयर पाथ लेंथ. देखो S1 से लेके ये P तक का पाथ एंड S2 से लेके P तक का जो पाथ है वो सेम या डिफरेंट है. मतलब पाथ बदल गया तो फेज भी क्या होगा, बदल जाएगा. लेकिन ये पाथ की वजह से चेंज होने वाला फेज हमें चाहिए. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स. पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सरळ सरळ 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स इक्वल टू फेज डिफरन्स. म्हणजे फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स. तो अगर हमें x मालूम है इन दोनों का पार्ट डिफरेंस तो हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन सोर्स से अगर फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं मिलेगी. समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट मेथड थी जो यंग्स ने इंट्रोड्यूस की थी इन YDSE. YDSE, वेरी गुड. ठीक है, इसको छोड़ के और एक मेथड है, कौन सी? फ्रेस्नल्स बाइप्रिज्म. फ्रेस्नल ने क्या किया, एक ग्लास प्लेट ली और उसको एक साइड से इस तरह से क्या किया, पॉलिश किया. वेरी गुड. सो दैट इसकी शेप चेंज होके ये बिहेव करने लगा एज ए टू प्रिज्म. टू मतलब बाय, इसलिए बाय प्रिज्म ऑफ वेरी स्मॉल एंगल. ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो ये ½ डिग्री से 1 डिग्री तक इतना छोटा होता है. तो इसके पीछे उसने क्या किया, एक स्लिट को प्लेस किया, मतलब लाइट का सोर्स प्लेस किया. आगे कौन है, स्क्रीन है. अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट निकलेगा और ये लाइट इंसिडेंट होगा किसके ऊपर, बाय प्रिज्म के ऊपर. तो देखो एक लाइट रे यहाँ पे आ रहा है, ये दूसरा लाइट रे यहाँ पे, तीसरा लाइट रे अनडिवेटेड जाएगा, ये फोर्थ लाइट रे हो गया एंड ये फिफ्थ लाइट रे हो गया. ठीक है. अभी क्या होगा, ये फोकस से निकल रहा है इस तरह की कंडीशन, इसलिए अनडिवेटेड मतलब पैरेलल जाएगा, ये भी पैरेलल जाएगा. इनका रिफ्रैक्शन होके ये फोकस में से पास करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें फोकस मिलेगा इसका दूसरा, एंड ये जो है वो अनडिवेटेड जाएगा. तो इनको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी कि जैसे कि ये लाइट जो है वो S1 से निकली थी, यहाँ पे भी इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कंडीशन क्रिएट होगी जैसे कि ये लाइट S2 से निकली थी. मतलब S1 एंड S2 ऐसे दो वर्चुअल सोर्सेस मिल गए. प्रैक्टिकली दो सोर्सेस प्लेस किए थे कि हमने, सोर्स एक ही था लेकिन हमने क्या किया, दो सोर्सेस ऑफ लाइट को प्रोड्यूस किया. अब ये दोनों क्या रहेंगे, कोहेरेंट रहेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं रहेंगे. क्या रहेंगे, कोहेरेंट. हमारा पर्पस क्या है ये सब करने का, लाइट के सोर्सेस क्या चाहिए, कोहेरेंट चाहिए. उसमें कंडीशन क्या है जो आपने लिखी थी कि सिंगल इंडिपेंडेंट टू सोर्सेस अगर रहेंगे वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सिंगल सोर्स से दो सोर्सेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सिंपल मेथड देखी थी YDAC में, उसके बाद में फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में, एंड और एक मेथड आती है दैट इज लॉयड्स मिरर। क्या होता है लॉयड्स मिरर में? यहां पे लॉयड्स मिरर एक मिरर है, इस तरह से मिरर को हमने प्लेस कर दिया। मिरर के सामने यहां पे लाइट का सोर्स है, यहां पे कौन है? स्क्रीन है। तो सोर्स क्या करेगा? लाइट इमिट करेगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या होता है, लाइट जो है इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी। उसके बाद में और एक लाइट रे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों एंड से लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई। अब स्क्रीन के ऊपर सपोज मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया है P, इस पॉइंट P के ऊपर अगर इंटरफेरेंस करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होती है? दो लाइट रे आनी चाहिए, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या था? मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। तो यहाँ पे क्या होता है लॉयड्स मिरर में, एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आता है पॉइंट P के ऊपर, दूसरा लाइट रे डायरेक्ट आता है फ्रॉम सोर्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दूसरा सोर्स अगर हमें फाइंड करना है तो ये दूसरा सोर्स मिला S2, ये पहला सोर्स मिला S1, बट प्रैक्टिकली दूसरा सोर्स था क्या? समझ में आ रहा है? लेकिन हमने फिर भी क्या किया? उसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने की ये तीन फेमस मेथड है। और भी बहुत सारी मेथड है, जैसे न्यूटन्स रिंग होती है या फिर थिन फिल्म होती है, वहाँ पे भी दो सोर्सेस मिलते हैं, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये सिंपल होता है प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा था आपने लास्ट पॉइंट? टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, देयरफॉर we have to produce very good, two sources of light which are coherent from same source. From same source. हो गया? लिखो तीनों मेथड, YDAC, फ्रेस्नेल्स बायप्रिझम एंड लॉयड्स मिरर मेथड. समजलं का तिन्ही मेथडमध्ये कसे दोन सोर्स प्रोड्यूस होतात? क्योंकि आगे सेम केस रिपीट होने वाली है जब वो इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तब. फ्रेस्नेल्स बायप्रिझम, चलो नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. Write down conditions for two coherent sources of light. Write down
condition for coherent sources of light. क्या क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन तो यही है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट. राइट डाउन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी produced from single source of light so that phase difference between two light waves coming from two sources have zero or constant phase difference. Two light waves produced by two sources of light have zero or constant phase difference. ठीक है. सेकंड वन, फेज डिफरेंस तो जीरो और कांस्टेंट रहेगा, उसके साथ क्या रिक्वायर्ड है? टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, the path difference between two light waves must be small, that is less than 30 centimeter, to produce interference. कळालं गायत्री? तुझा क्वेश्चन काय होता, त्याचा आन्सर तुला अजून का नाही? मी जे लिहून देतोय तू तेच परत क्रॉस क्वेश्चनिंग करते. हे बघ, त्याचा रिफ्लेक्शन झालं, रिफ्रॅक्शन झाला, तो आपल्याला फेज डिफरन्स नको आहे. कंडिशन काय आहे? इथून इमिट होणारी लाईट आणि इथून इमिट होणारी लाईट यांच्यामधला फेज डिफरन्स झिरो और कॉन्स्टंट पाहिजे. मग जर एकच सोर्स इमिट करतोय तर त्यांचा फेज सेमच राहील. नेक्स्ट, कंडिशंस टू गेट और टू ऑब्जर्व स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. मतलब इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करना है, देखना है, और ये इंटरफेरेंस कांस्टेंट स्टडी ऑब्जर्व होना चाहिए. उसके लिए हमें कुछ कंडीशन है जो यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है. कंडीशंस टू गेट स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न. कळालं का? कुठल्या कंडिशन बघतोय आपण? फक्त लिहून घेऊ नका. काय लिहिलंय आपण? कंडिशन टू गेट स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न. नाउ व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस पैटर्न? इंटरफेरेंस मतलब मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन छोड़ून दिया. क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा मतलब दो लाइट के सोर्सेज से लाइट आएगी, इंटरफेयर करेगी, सुपरपोज होगी, एंड स्क्रीन के ऊपर हमें एक पैटर्न दिखेगा जिसमें क्या होगा? कुछ ब्राइट पॉइंट होंगे, कुछ डार्क पॉइंट होंगे. तो ये जो पैटर्न होगा जिसमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स बोलो, फ्रिंजेस बोलो, प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न. तो वो अगर हमें देखना है, विजिबल रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मेंटेन करनी पड़ती है. वो कौन सी है ये हम लिखने वाले हैं अभी. कळालं का? काय लिहितोय आपण? कंडीशंस टू गेट और ऑब्जर्व स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न. फर्स्ट कंडीशन मालूम है आपको, जो अब तक डिस्कस की, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहिरंट. ली ना बाळा, आली 15 दिवसात ना एकदा. टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहिरंट. अब कोहिरंट के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, मालूम हो गया आपको क्या है कोहिरंट. नेक्स्ट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक. टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट emit light of equal amplitude and intensity. Equal amplitude and intensity.
अब ऐसा क्यों? देखो हमने जब आई मैक्स देखा था तो आई मैक्स कितना हो रहा था, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल था, या फिर हम उसको रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख रहे थे। जब हम आई मीन की बात कर रहे थे तो आई मीन क्या था, प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर a1 एंड a2 सेम नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, अगर a1 एंड a2 इक्वल टू नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा उन दोनों में, तो वहाँ पे क्या होगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ब्राइट पॉइंट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे a1 माइनस a2 जीरो होगा क्या? नहीं, ये नॉन जीरो होगा, मतलब यहाँ पे भी लाइट दिखेगा, मतलब ये भी ब्राइट पॉइंट दिखेगा। डिफरेंस क्या होगा, ये ज़्यादा ब्राइट ये कम ब्राइट, तो ज़्यादा ब्राइट एंड कम ब्राइट हम स्क्रीन के ऊपर डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड अगर सेम रहेगा a1 माइनस a2 डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा वहाँ पे लाइट ही नहीं होगी, मतलब ये डार्क स्पॉट या फिर डार्क पॉइंट या फिर डार्क फ्रिंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कंडीशन लिखी है, टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट लिमिट लाइट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। हो गया, एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया मतलब इंटेंसिटी इक्वल हो गई। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जैक्टली इक्वल नहीं मेंटेन कर सकते, इसलिए हम नियरली इक्वल ऐसे लिखते, कळालं? बट आपण इक्वलच लक्षात ठेवा। ठीक है, नियरली इक्वल प्रैक्टिकली होता है, बट थ्योरेटिकली हम उसको इक्वल कंसिडर करेंगे। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट इमिट लाइट which is in the same state of polarization, same state of polarization। अब ये पोलराइजेशन क्या है हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, बट याला लक्षात ठेवा फक्त सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चाहिए। कितने लोगों को मालूम है पोलराइजेशन क्या होता है? आता नाही, मान खाली घालून बसतं लगेच। काय आहे पोलरायझेशन? कोणालाच नाही आयडिया? ऐकलंय कधी पोलरायझेशन? इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचं नाही, मॅग्नेटिझमचं पण नाही, ऑप्टिक्सचं। पोलरॉइड, ऑसिलेशन रेस्ट्रिक्ट करून टाकतो, व्हायब्रेट वेरी गुड। ठीक है, म्हणजे काही ना काही ऐकलेलं आहे, बरोबर? ठीक है, क्या होता है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी बस इतना लिख लो, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो, नैरो मतलब पॉइंट सोर्सेस चाहिए। असं का बरं? इकडे लक्ष द्या, हमने जो दो सोर्सेस लिए उसमें अगर हम ऐसे स्लिट को अनइक्वल विड्थ के, एक नैरो है एंड एक लार्ज स्लिट प्लेस करेंगे, और हमें क्या करना है, पॉइंट पी के ऊपर जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसका नेचर ऑब्जर्व करना है। उसके लिए हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन होती है कि आने वाले लाइट रे का पाथ डिफरेंस कितना है। तो S1P तो हो गया, लेकिन जब हम S2P लेंगे तो एक लाइट रे यहाँ से भी आएगा, दूसरा लाइट रे यहाँ से भी आएगा। अब दोनों लाइट रे की पाथ लेंथ जो है वो डिफरेंट है, तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे मालूम नहीं है हमें। ठीक है, कौन सा भी लेंगे तो 100% वहाँ पे मिस्टेक होने वाली है, इसलिए हम क्या करेंगे, लाइट के सोर्सेस को एकदम पॉइंट सोर्स मतलब नैरो प्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट, separation between two sources of light must be as small as possible, must be as small as possible। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद करो, ये होता है इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर। दो सोर्सेस के बिटवीन का सेपरेशन कौन से रेंज में रखेंगे? मिलीमीटर में। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर दोनों लाइट रे को इंटरफेयर करना है, इंटरफेयर करने के लिए एक दूसरे में घुसना पड़ेगा। ठीक है, एंड उन दोनों में सेपरेशन अगर हम 1 किलोमीटर का रखेंगे तो क्या होगा, स्क्रीनवर 10 किलोमीटरवर पण त्यांचा इंटरफरन्स होणार नाही। ठीक आहे, त्यामुळे आपण काय करतो, यहाँ पे जो स्लिट है एकदम इथं आणि इथं असं एकदम S1 S2 हे पण जास्त आलं। ठीक है, इससे भी मिनिमम सेपरेशन उनमें मेंटेन रखनी है। ठीक है, कौन से रेंज में होता है? मिलीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन
separation between source and screen must be as large as possible. ब्रैकेट में लिखो अराउंड 1 मीटर, एज लार्ज एज पॉसिबल म्हणजे 2-4 किलोमीटर नहीं, ठीक है, मैक्सिमम कितना 1 मीटर तक प्लेस करना है. कितने हो गए पॉइंट्स? 7. अभी सबसे इंपॉर्टेंट 8th वन. 2 लाइट वेव्स मस्ट ट्रॅव्हल इन द सेम डायरेक्शन. नाहीतर एक पुढे चालला एक पाठीमागे चालला, आयुष्यभर त्यांचा इंटरफरन्स होणार नाही. ठीक आहे. 2 लाइट वेव्स मस्ट ट्रॅव्हल इन द सेम डायरेक्शन. चलो हो गया क्लियर. अब देखो हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में पहला पॉइंट क्या आता है कि हम लाइट को एज ए वेव कंसिडर करेंगे या फिर ट्रीट करेंगे. उससे रिलेटेड पहले 4 थ्योरीज, न्यूटन, हाइजीन, मैक्सवेल एंड प्लैंक. उसमें से इंपॉर्टेंट हाइजीन की थ्योरी. उसके लिए पढ़ा हमने वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या था? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स टू विच लाइट रेज रीच साइमल्टेनियसली. उसमें पहला वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट. क्या होता है? व्हेन लाइट सोर्स इज पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस. उसके बाद सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस. एंड उसके बाद में प्लेन वेव फ्रंट, कब? इनफाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है. फिर लाइट प्रोपागेट कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइजीन ने क्या एक्सप्लेन किया था? प्रिंसिपल्स. कितने? 3. उसमें फर्स्ट क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सेकेंडरी सोर्स एंड स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. सेकंड क्या था? सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. एंड थर्ड वन, टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट. इस तरह से वेव फ्रंट के बाद वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के बाद और वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के बाद में और वेव फ्रंट. इस तरह से लाइट का प्रोपागेशन होता है. ये एक्सप्लेनेशन हाइजीन का था, प्रैक्टिकली नहीं होता है, हाइजीन ने एक्सप्लेन किया था. ठीक है. उसके बाद में हमने देखा रिफ्लेक्शन एज पर एक्सप्लेन बाय हाइजीन, रिफ्रैक्शन एज पर एक्सप्लेन बाय हाइजीन. उसमें से बस आपको क्वेश्चन में अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इनके रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो कल जो डायग्राम हमने देखी थी उनको ड्रॉ करना है. ठीक है. अदरवाइज आई इक्वल्स टू आर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, ये तो हमें पहले से मालूम है. फिर हमने हाइजीन को खत्म करके नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था, दैट इज इंटरफेरेंस. क्या होता है इंटरफेरेंस? मतलब मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर लाइट वेव्स. ठीक है. सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है? व्हेन 2 or more waves traveling through the medium arrives at a point of the medium simultaneously, then each wave will produce its own displacement independent of other. Then the resultant displacement is given by vector sum of individual displacement produced by each wave if it was present alone. तो वहाँ पे क्या होगा? कोई पॉइंट होगा जहाँ पे क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा या फिर ट्रप के ऊपर ट्रप आएगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट होगा. तो वहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए एडिशन करनी पड़ेगी. मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. एंड इंटरफेरेंस को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लाइट में हो रहा है तो पॉइंट मिलेगा ब्राइट या फिर मैक्सिमा. वेव्स में होता तो वैक्स. ठीक है. उसके बाद में कंडीशन देखी थी पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स. कितना चाहिए? E1 मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, 2n इंटू लैम्बडा बाई 2. या फिर फेज डिफरेंस कितना चाहिए? E1 मल्टीपल्स ऑफ पाई, दैट इज 2n इंटू पाई. उसके बाद में अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रप आ गया, ट्रप के ऊपर क्रस्ट आ गया तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी. डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मिनिमम तो इंटेंसिटी, मतलब इंटरफेरेंस बनेगा डिस्ट्रक्टिव. और उसके लिए हमने देखा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पॉइंट फॉर्म होगा वो डार्क पॉइंट रहेगा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी मतलब मिनिमा रहेगा. मैक्सिमा मतलब ब्राइट पॉइंट, ब्राइट फ्रिंज. मिनिमा मतलब डार्क पॉइंट, डार्क फ्रिंज. ठीक है. एंड उसके लिए कंडीशन थी पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई. ये था फेज डिफरेंस. ठीक है. तो ये कंडीशन देखने के बाद हमने देखा कि अगर 2 इंटरफेरिंग वेव्स y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बनेगा r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जिसमें से r बनेगा कितना होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई. उसमें अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फाई 0, उसका मतलब r a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, उसका मतलब i मैक्स प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 का
होल स्क्वायर, आई मीन प्रोपोर्शनल टू ए वन प्लस ए वन माइनस ए टू का, एंड वहाँ पे आई मैक्स अपॉन आई मीन इनके रेशो, पहले ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। आर का मतलब कौन, एम्पलीट्यूड रेशो क्या होता है ए वन अपॉन ए टू, उसके बाद रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू अपॉन रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस पाई। उसमें अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो 4i, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो 0, कब, इफ आई वन इक्वल्स टू आई टू है। ठीक है, तो ये सारे इंटरफेरेंस रिलेटेड पॉइंट्स देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था सोर्सेस ऑफ लाइट, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। ठीक है, तो कोहेरेंसी के लिए कंडीशन क्या होती है, सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सेम और जीरो फेज डिफरेंस। ठीक है, लेकिन सिंगल सोर्स जो है उसके ऊपर से अगर हम दो सोर्स प्रोड्यूस करेंगे तभी वो कोहेरेंट होंगे, क्यों, उसके बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, उसकी 3 मेथड्स, पहले YDAC में क्या था, डबल स्लिट प्रोड्यूस की थी, उसके बाद में बाइप्रिज्म, उसके बाद में लॉयड्स मिरर, एंड उसके बाद में हमने देखा कोहेरेंसी के लिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फेज डिफरेंस 0 और कांस्टेंट, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम, एंड इंटरफेयरिंग वेव्स की बिटवीन का पार्ट डिफरेंस स्मॉल चाहिए, दैट इज लेस देन 30 सेंटीमीटर टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस, एंड कंडीशन टू गेट स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, फर्स्ट वन, two sources of light must be coherent, monochromatic, same state of polarization, same intensity, same amplitude, narrow, separation must be small, separation must be large, and must travel in the same direction. Clear है, चलो, so write down next point, YDAC, YDSE, Young's double slit experiment, YDSE, Young's double slit experiment। देखो टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, YDAC पहले समझाएगा, इंपॉर्टेंट की बहुत है। अब YDAC में हमें मालूम है क्या होता है, एक सिंगल स्लिट होती है जिसके बियॉन्ड लाइट का सोर्स है, उसके सामने क्या होता है, दो पिन होल्स, मतलब दो स्लिट्स आती है, एक बनेगा S1, दूसरा बनेगा S2, इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है उसका नोमेनक्लेचर आपके बाद में हर बार स्मॉल d रहेगा। स्मॉल d का मतलब क्या बनेगा, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट, एक्चुअल में दो होते नहीं है बट आता अपन दोनों कंसिडर करना है। ठीक है, स्मॉल डी का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट। इसके सामने हम प्लेस करेंगे स्क्रीन को, तो स्क्रीन का एंड सोर्स का जो भी सेपरेशन रहेगा वो बनेगा कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, एंड आगे हमें लैम्बडा लगेगा, लैम्बडा मतलब क्या रहेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है, अभी क्या होगा देखो, S इस सोर्स से लाइट निकलेगी, S1 एंड S2 इल्यूमिनेट होंगे, वो भी लाइट इमिट करेंगे, एंड लाइट इमिट करने के बाद हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं P, तो यहाँ से S1 से लाइट रे निकलेगा, P के ऊपर इंसिडेंट होगा, S2 से लाइट रे निकलेगा, P के ऊपर इंसिडेंट होगा, एंड ये दोनों लाइट रे क्या करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे करते हैं, S1 से हमने स्क्रीन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, M1 के ऊपर कट कर रहा है, S2 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या कर रहा है, M2 के ऊपर कट कर रहा है, एंड इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे जो O दिख रहा है, O को बोला जाता है सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्या बोला जाता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड या फिर ब्राइट फ्रिंज। क्योंकि देखो क्या होगा, दोनों सोर्सेस से जो भी लाइट निकलेगी जब भी वो O के ऊपर आने वाली है तो उनका फेज डिफरेंस कितना बनेगा, पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, हे बघा लाइन है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए S1O एंड S2O ये भी क्या रहेगा, अगर पाथ लेंथ सेम है तो पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0 तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब पॉइंट काय बाइट ही नहीं ब्राइट, पॉइंट विल बी ब्राइट, इसलिए सेंटर में ऑलवेज कौन फॉर्म होगा, ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा। कड़ा लगा नहीं, ठीक है, तो O को क्या बोल रहे हैं हम, सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब ये पॉइंट P था, इसका डिस्टेंस O से कंसीडर करते हैं कि x है, कितना है, x है। क्लियर है, अब यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम PM1 एंड PM2 कितना है ये बोलो बस,
वेरी गुड. PM1 बनेगा x मायनस डी बाय टू, PM2 बनेगा x प्लस डी बाय टू. ठीक आहे, एवढं कळालं की झालं, YDSC कळालं तुम्हाला. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. पहले ट्रायंगल S1M1P, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. क्या होगा, S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1M1 का स्क्वायर प्लस PM1 का स्क्वायर. S1M1 कौन है, कैपिटल D. PM1 कौन है, x नहीं है, x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर है. ठीक है, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सपांशन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4. नाही कळालं, पायथागोरस थेरम असतो ना, हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इक्वल टू बेस स्क्वेअर प्लस, तो अप्लाई केला है. ठीक है, बेस कौन है, डी, आ गया डी स्क्वायर. ये साइड कौन है, PM1. PM1 मतलब कौन था, x माइनस डी बाई टू. इसका स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a मतलब कौन, x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन 2, 2 कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब डी बाई टू का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4. समझ लगा. उसके बाद में क्या होगा, सेम वे दूसरा ट्रायंगल होगा S2M2P. इसमें हम क्या करेंगे, S2P का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फिर से डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4. ये कहाँ से आ गया आप, S2M2P मतलब S2P का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस PM2 का स्क्वायर. PM2 कौन है, x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4. कळालं इथपर्यंत. अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर. अब देखो, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू डी माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू डी प्लस 2xd प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो गया. क्लियर. अभी यहाँ पे देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसमें से हम क्या करेंगे, a माइनस बी यानी S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या रहेगा, ये 2xd अपॉन S1P प्लस S2P होगा. हे बघा, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर काय असतं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए माइनस बी इधर है, a प्लस बी डिनोमिनेटर में जाएगा. बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये जो x होता है, ये जो x होता है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू d, मतलब x भी मिलीमीटर में होता है. उसकी वजह से हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि S1P नियरली इक्वल रहेगा S2P के, वो नियरली इक्वल टू रहेगा D के. लेकिन हम ये पुट करेंगे अप्रोक्सीमेशन ओनली इन एडिशन, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में पुट किया सब कुछ जीरो, आपल्याला काही फाइनल कंक्लूजन मिळणारच नाही. ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन होगा, S2P प्लस S1P बाय डी नहीं, इक्वल टू डी प्लस डी म्हणजे 2d, म्हणजे काय लिहे 2xd अपॉन 2 कैपिटल D, 2 कैंसिल. मतलब पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन क्या मिल गई, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. क्या ये क्या था, ये काय केलं आपण हे दिवसभर, कळालं तुम्हाला, काय केलं सांगा, पवन सांग, पवन काय केलं, कोण सांगणार काय होतं हे, पाथ डिफरन्स पुढं ऑफ, पाथ डिफरन्स ऑफ, अरे ऐकून घ्या मी काय सांगतो ते, पाथ डिफरन्स ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स ॲट एनी पॉइंट. काय होतं हे, P एनी पॉइंट आहे, मग तिथे इंटरफेयर करणारे हे दोन वेव्स है S1P एंड S2P, इन दोनों के बिटवीन का पाथ डिफरेंस, उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव किया. तो क्या था ये, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स एट एनी पॉइंट. कौन सा पॉइंट है, जो x इतने डिस्टेंस पे, कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल ब्रॉडबैंड, कितना होता है, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D. क्लियर है, चलो राइट डाउन, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D. x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D
बोला पटपट, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन क्या होता है ये, पाथ डिफरन्स बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स ॲट एनी पॉईंट. हा YDSC पूर्ण असे याचे लाईट लागणं खूप गरजेचे आहेत. बाकीचे पॉईंट सगळे याच्यावर डिपेंडेंट असणार आहे. सगळे कंप्लीट टॉपिक असाच आहे सगळा रिपिटेशन. बोला. हे बघ, S2p² मायनस S1p² काय असतं, A² मायनस B². क्या होता इक्वल टू, तू हेडफोन काढ बरं कानातून. मोबाईल कुठे तुझा, बरं इथे हेडफोन कानात कशाला लावून ठेवतो, तुला ऐकायला नाही आलं मी एक्सप्लेन केलं त्याच्यामुळे. हे बघ, A प्लस बी इंटू A मायनस बी. मग A मायनस बी आपण इकडेच ठेवलं, डिनॉमिनेटरला कोण गेला, A प्लस बी. बट इथं आपण बघितलं व्हेन x इज मच लेस देन कैपिटल D, तो S2p S1p बनेगा D, बट ये पुट करेंगे सिर्फ एडिशन में, इसलिए S2p प्लस S1p बनेगा 2D. पहले इंटरफेरेंस देखा, अब ये क्या था, YDSC. YDSC में क्या देखा, वही इंटरफेरेंस लेकिन जो यंग्स ने एक्सप्लेन किया था. कड़ा ना, YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. उसमें हमें पाथ डिफरेंस मिला है. कितना मिला है पाथ डिफरेंस, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. क्लियर है. अभी सेम पार्ट जो है हम अलग मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं. ये हो गया लिख के सबका. चलो अभी सेम डायग्राम है, उसमें क्या होगा देखो, जिनका पेंडिंग है PDF सेंड करता हूँ ग्रुप पे. वही है YDSC में क्या क्या होगा आप बोलो. पहले यहाँ पे कौन आएगा, यस, उसके बाद में S1 एंड S2. ठीक है, इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन. आगे कौन होगा, सेंटर पे ब्राइट बैंड आएगा O, इसको बोला जाएगा सेंट्रल ब्राइट बैंड. फिर हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट P कंसीडर करेंगे. कितने डिस्टेंस पे, X इतने डिस्टेंस पे. फिर S1 से एक लाइट रे आएगा, S2 से एक लाइट रे आएगा. दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड होंगे. वेरी गुड. क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे विथ ईच अदर. क्लियर है. अब ये अगर इंटरफेयर कर रहे तो इनके बिटवीन का जो पाथ डिफरेंस है S2p माइनस S1p इक्वल टू क्या बनेगा, S2p माइनस S1p इक्वल टू क्या बनेगा. उसके लिए देखो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करेंगे हम. यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये S1 है, ये S2 है, एंड ये पॉइंट P के ऊपर लाइट रे आ रहा है. ये पहला लाइट रे है, ये दूसरा लाइट रे है. मैं अगर S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट रहेगा सपोज A. तो यहाँ पे S1p एंड AP ये दोनों पाथ लेंथ सेम हो जाएगी. यानी दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स में जो पाथ डिफरेंस बचेगा, कितना बचेगा, S2a. वेरी गुड. तो ये बनेगा S2p माइनस S1p इक्वल टू S2a. यहाँ तक क्लियर है सबको. सूरज कळालं काय करतोय आपण ते, पवन बोल. S2a काऊन नाही घेतला, कुठं नाही घ्या, कुठं घ्यायला पाहिजे होता. सोर्स इथं आहे ना S2. काय म्हणायचं तुला, मला नाही कळालं, कुठं नाही घेतला S2a. पाथ डिफरन्स म्हणजे कळतो का, तू घरून इथपर्यंत निघाला, बोळीतून आला आणि मेन रोडनी आला, कळालं. मग दोन्हीच्या पाथ लेंथमध्ये डिस्टन्समध्ये असणारा डिफरन्स आपल्याला काढायचा आहे. मग एक सोर्स इथून निघाला, लाईट इथे येतोय, दुसरा इथून निघाला इथे येतोय, बरोबर. मग आपण या सोर्सपासून परपेंडिक्युलर काढल्यानंतर S1p आणि AP हे इक्वल होतात. मग हे इक्वल झाले म्हणजे S2 ला S2a एवढं जास्त डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे, म्हणजे एवढाच पाथमध्ये डिफरन्स असेल ना. म्हणजे पाथ डिफरेंस किती मिला, कड़ालं. वेरी गुड. अब यहाँ पे देखो, ये पहले से था हमारे पास S1 S2 कितना था, एंड ये एंगल एज्यूम करते कितना है, थीटा है. तो ये S2a इक्वल टू कितना बनेगा, D साइन थीटा. कैसे, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपोजिट इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू, तो पाथ डिफरेंस बनता है D इंटू साइन थीटा. क्लियर है. बट एज पर हमारी एजम्पशन x जो होता है वो मच ग्रेटर देन कैपिटल D होता है. इसलिए यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा थीटा, ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा स्मॉल हो जाएगा. एंड क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट मतलब ये बनेगा x अपॉन डी, अपोजिट कौन है x, एडजेसेंट कौन है d, तो क्या बना x अपॉन डी। तो साइन थीटा को अगर ये x अपॉन डी से रिप्लेस करेंगे तो फिर से हमें पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन क्या मिलेगी, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, मतलब वही फॉर्मूला फिर से मिल रहा है, मेथड अलग है, ठीक है। हाँ इंटरमीडिएट फक्त एक लक्षात ठेवा, डी साइन थीटा ये भी पार्ट डिफरेंस होता है बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स, अगर हमें थीटा इतना एंगल गिवन है तो। चलो राइट डाउन, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, क्या ये पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स एट एनी पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस x from the central bright band. x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, x का मतलब पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस, कैपिटल डी सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स। अब हमें देखना है कि ये पॉइंट जो है P वाला ये ब्राइट होगा या डार्क होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट, और ब्राइट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या थी कंडीशन, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू था E1 मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, जिसको हम 2 कैंसिल करके n इंटू लैम्बडा भी लिख सकते हैं। बट अभी हमने जो डिराइव किया एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस कितना है, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो हम इनको अगर इक्वेट करेंगे तो x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, यानी x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, n इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इतना अगर डिस्टेंस है पॉइंट का तो पॉइंट कौन सा रहेगा, ब्राइट रहेगा। इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमा होगा। सेम अभी मिनिमा के लिए कंडीशन चाहिए, क्या करना पड़ेगा, मिनिमा के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। बट अभी जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है क्या है, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा विथ 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2 से x इक्वल्स टू कितना बनेगा फिर 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। अगर डिस्टेंस इतना आ रहा है तो पॉइंट कौन सा होगा, डार्क। पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमा। इंटरफेरेंस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मायनस से घेतलेत चाल, त्याला फक्त कंडिशन काय, एन आपण कुठून स्टार्ट करतो, हे बघ एन 4 म्हटलंय, किती आहे एन 4 है, एंड हमने कंडीशन ली थी 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, एंड सपोज किसी ने कंडीशन ली थी 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। क्या डिफरेंस होगा दोनों में, 4 लिया तो ऊपर कितना आ रहा है 9/2, नीचे कितना आ रहा है। बट ये कंडीशन जो है फिर ब्रैकेट में हमें मेंशन करनी पड़ती कि n अगर ये प्लस है, प्लस मतलब n कहाँ से, 0 से, एंड अगर ये माइनस है मतलब n कहाँ से, 1 से, क्योंकि अगर ये n हमने 0 से स्टार्ट किया एंड माइनस लिया तो ये कितना बनेगा, -1 इंटू लैम्बडा बाई 2 बनेगा। कळालं ना, त्यामुळे या कंडिशनवर डिपेंड करतो। मग एक्झाममध्ये कुठलं घ्यायचं, एक्झाममध्ये आपण 0 पासूनच काउंट करतो, 0 1 2 3, इसलिए क्या करेंगे हम प्लस लेंगे 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। हो गया क्लियर, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। इधर क्या पढ़ रहे हैं हम, YDAC। YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या देखा हमने, इंटरफेरेंस देखा। क्या क्या था याद है, पहले S, उसके बाद S1 S2, उसके बाद में स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D, S1 S2 का सेपरेशन स्मॉल d, फिर S1 से लाइट रे आके P के ऊपर, S2 से लाइट रे आके P के ऊपर इंटरफेयर करेंगे, तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस ऑफ टू इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स एट एनी पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन क्या मिला था,
एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी या फिर डी साइन थीटा. कसं आलं होतं पायथागोरस थेरम ट्रायंगल, आप भूल जाओ, उसका कुछ काम नहीं है. ठीक है, हमें क्या चाहिए, बस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स एट एनी पॉइंट. कितना है, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. कितना है, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन. तो पॉइंट ब्राइट होगा तो क्या करना पड़ेगा, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी को n लैम्बडा से इक्वेट करना पड़ेगा. फिर क्या बनेगा, x इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. अगर डार्क पॉइंट है, मिनिमा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो किसके साथ इक्वेट करेंगे, 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2 के साथ. तो क्या होगा कंडीशन, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी. हो गया. ठीक है, ये हो गया YDAC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. क्लियर है. Now write down next point. Fringe width or band width. Fringe width or band width. इसके लिए हम नाउ ऑनवर्ड बीटा ये नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे. ठीक है, बीटा का मतलब कौन, फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ. फ्रिंज की विड्थ या फिर बैंड की विड्थ, फ्रिंज की विड्थ या फिर बैंड की विड्थ, फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ. क्या होती है फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ, एडजेसेंट. राइट डाउन, सेपरेशन बिटवीन टू adjacent, separation between two adjacent bright and separation between two adjacent bright or dark fringes is called as or is known as बँड विड्थ और फ्रिंज विड्थ. कळालं काय असते फ्रिंज विड्थ म्हणजे, देखो बोर्ड पे क्या होता है, ये लाइट का सोर्स, ये अगेन दो सोर्सेस, ये स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस शो होता है वो इस तरह से होता है. सेंटर में ऑलवेज कौन, ब्राइट बैंड, ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट पॉइंट. उसके सराउंडिंग में दोनों साइड में कौन फॉर्म होगा, इधर भी डार्क इधर भी डार्क. क्या, डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज या फिर डार्क पॉइंट, उसको मिनिमा ऐसे भी बोलेंगे. ठीक है, इसके सराउंडिंग में फिर से कौन रहेगा, ब्राइट के सराउंडिंग में फिर से कौन, डार्क एंड ऐसे ये चलता रहेगा. तो इंटरफेरेंस में हर दो ब्राइट के बिटवीन का सेपरेशन या फिर हर दो डार्क के बिटवीन का सेपरेशन ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है. यानी ये डार्क एंड डार्क इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है उसको हम बोलेंगे बीटा. ब्राइट एंड ब्राइट इनके बिटवीन का सेपरेशन है, इसको भी बोलेंगे बीटा. कळालं ना, दो डार्क के बिटवीन का सेपरेशन या फिर ब्राइट के बिटवीन का सेपरेशन ऑलवेज सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम बोल रहे हैं एज ए बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ डिनोटेड बाय बीटा. तो क्या था बैंड विड्थ, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क और. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है. कंसीडर करते हैं एक फ्रिंज विड्थ है जो ब्राइट है nth नंबर की, तो उसका डिस्टेंस रहेगा xn. nth नंबर का ब्राइट बैंड है, nth कहाँ से, सेंटर से, तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा xn. और xn के लिए कंडीशन हमने देखी थी, क्या होता है, n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन. अब xn है, उसके बाद का ब्राइट बैंड चाहिए n प्लस 1 2 का, x ऑफ n प्लस n+1 हिल ना, तो ब्रैकेट में यहाँ पे भी क्या होगा, n+1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. कड़ा लगा, मतलब ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट ब्राइट पॉइंट्स, ब्राइट फ्रिंजेस. कळालं, जसं की xn म्हणजे आपण 10 नंबरची घेतलेली आहे, त्याच्यानंतरची कुठली येते 11, म्हणजे काय असेल 10+1 असेल ना, इसलिए n+1. कळालं. अब इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन चाहिए जिसको हम बीटा बोल रहे हैं, तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, x ऑफ n+1 माइनस ऑफ xn. अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है. सब्ट्रैक्शन के लिए लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, n+1 माइनस n प्लस n माइनस n कट, यानी बीटा के लिए एक्सप्रेशन क्या हो गया, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल. ये हो गया फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ. कितनी होती है, लैम्बडा
कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. जर डार्क असली असती तर मी तर काय लिहिलं असतं 2m प्लस 1 इंटू लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन 2d असं लिहिलं असतं. आपण काय घेतोय 10th ब्राईट म्हणजे xn, 11th ब्राईट म्हणजे x ऑफ n प्लस 1. दोन ब्राइट मधलं सेपरेशन पाहिजे ना, ब्राइट एंड डार्क घेऊन नहीं चलना. अभी सेम एक्सप्रेशन हम डार्क डार्क के लिए भी ले सकते हैं. कैसे, देखो यहाँ पे जैसे कि यम नंबर का डार्क बैंड है या फिर डार्क फ्रिंज है, क्या होगी कंडीशन उसके लिए 2m प्लस 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d. अभी इसके बाद की चाहिए, अगर यम तो मतलब मैंने 10th बोला है, तो उसके बाद में कौन आएगा 11th मतलब m प्लस 1. तो डार्क है m प्लस 1, इसका मतलब ब्रैकेट में क्या आएगा, अब बोलो यार. टू इन ब्रैकेट m प्लस 1 कळतंय का, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल m है, यहाँ पे 10 नंबर का था, यहाँ पे 11 का है, मतलब m में 1 ऐड करना पड़ेगा. अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2m प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2m प्लस 3 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d. क्लियर है. अभी हमें चाहिए इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन, मतलब बैंड विड्थ मतलब फ्रिंज विड्थ. क्या बनेगी फिर, बीटा इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ m प्लस 1 माइनस ऑफ xm. फिर से लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d कॉमन, इनको कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 2m प्लस 3 माइनस 2m माइनस 1 प्लस 2m माइनस 2m कट, ब्रैकेट में 3 माइनस 1 2 2 2 कैंसल, यानी बीटा इक्वल्स टू फिर से कितना है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ब्राइट के बिटवीन का सेपरेशन भी लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डार्क के बिटवीन का सेपरेशन भी लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. कड़ा लो, तो ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड दोनों के बिटवीन का सेपरेशन क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ. हे नंबर ऑफ टाइम्स प्रोनाऊन्स करा, या वर्डची भीती नाही वाटली पाहिजे, नाही ते पहिल्यांदा जर ऐकत असले तर घोळ होईल सगळा. बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ, क्या है फॉर्मूला, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन लैम्बडा नहीं रे लैम्बडा वेवलेंथ कैपिटल डी, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन स्मॉल डी, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ लाइट. कड़ा लो, ठीक है. अब फिर से स्टार्ट से आज क्या क्या डिस्कस किया हमने. पहला पॉइंट देखा कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, तो उनको कोहेरेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम सोर्स से प्रोड्यूस करना पड़ेगा. कैसे प्रोड्यूस करेंगे, पहले YDSC, दूसरा फ्रेस्नर्स बाइप्रिज्म, तीसरा लॉयड्स मिरर. उसके बाद में कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, पहला फेज डिफरेंस 0 और कांस्टेंट, दूसरा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम, तीसरा पार्ट डिफरेंस लेस देन 30 सेंटीमीटर. उसके बाद कंडीशंस टू गेट स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या था, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी. उसके बाद नैरो, सेपरेशन स्मॉल, सेपरेशन लार्ज, सेम डायरेक्शन. उसके बाद शुरू किया YDSC मतलब, और YDSC में हमने फाइंड क्या किया कि सेंट्रल ब्राइट बैंड से x इतने डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका पार्ट डिफरेंस कितना होता है, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. तो अगर पॉइंट ब्राइट होगा तो कितना बनेगा, x बनेगा n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. अगर पॉइंट डार्क होगा तो कितना बनेगा डिस्टेंस, 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी. एंड उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ को. क्या होता है बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ, सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस. कितना होता है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ब्राइट के लिए भी
डार्क के लिए भी, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर लो, यू विल ऑलवेज गेट लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब रहेगा अल्फा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब रहेगा अल्फा। अब देखो फिर से ये स्लिट, इसके बाद में यस ये S1 ये S2, सामने स्क्रीन, सेंटर पे ब्राइट बैंड, दोनों साइड में डार्क एंड डार्क। तो अगर यहाँ से डार्क को हम कनेक्ट करेंगे तो डार्क डार्क के बिटवीन का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन ने जो एंगल सबटेंड किया वो बना अल्फा। तो अल्फा फाइंड करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, बिकॉज छोटा होता है। क्या होगा, अपोजिट अपॉन कितना है, अपोजिट बोलो, बीटा, एंड एडजेसेंट कितना है, d। अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है फिर, बीटा अपॉन d। अल्फा मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, कैपिटल D मतलब सेपरेशन बिटवीन, बट बीटा मतलब क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी कि यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। अल्फा इक्वल्स टू क्या बना, लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। लैम्बडा वेवलेंथ, स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस। ये हो गई एंगुलर फ्रिंज विड्थ। प्रथमेश इकडे बेटा समोर। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू क्या है, बीटा अपॉन कैपिटल डी या फिर लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। क्लियर? अब इससे रिलेटेड क्या लिख सकते हैं, स्टार मार्क करके लिखो, विथ इंक्रीज इन कैपिटल डी, विथ इंक्रीज इन कैपिटल डी, इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन बढ़ाने से, विथ इंक्रीज इन कैपिटल डी, बीटा क्या होता है, बीटा का इंक्रीजेस लीनियरली, बीटा इंक्रीजेस लीनियरली, बट अल्फा नॉट डिक्रीजेस, अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट। हे बघा, अल्फा लॅम्बडा बाय स्मॉल डी आहे, इथं दिसतोय तुम्हाला कॅपिटल डी, पण कॅपिटल डी जेवढा वाढणार आहे तेवढाच बीटा पण वाढणार आहे, दोघं एकमेकांना कॅन्सल करतात। ठीक आहे, तो क्या लिखा, विथ इंक्रीज इन कैपिटल डी बीटा इंक्रीजेस लीनियरली बट अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीजेस। क्यों ऐसे, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r², but intensity decreases. Next, ते तिकडं होतं बेटा आता। नेक्स्ट क्या लिखा, इफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज प्लेस्ड इन अ मीडियम और लिक्विड, if experimental setup is placed in a liquid of refractive index mu, then new fringe width or band width, then new fringe width or band width will be, very good, कितनी बनेगी, देखो बीटा मतलब एयर में थी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जब हम सेम सेटअप को किसी और मीडियम में प्लेस करेंगे, बीटा बनेगा बीटा डैश। तो मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होती है क्या, यस नो, होती है। कैसे होती है,
म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा इन एयर अपॉन लैम्बडा इन मीडियम, तो लैम्बडा इन मीडियम क्या बनेगा, लैम्बडा इन एयर अपॉन म्यू, यानी यहाँ पे लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो चेंज नहीं होगा, इनटू क्या करना पड़ेगा, 1/म्यू करना पड़ेगा, यानी कि मीडियम के चेंज होने से बीटा डैश बनेगा बीटा अपॉन म्यू. Then new fringe width in the given liquid or medium will be beta upon mu. What is beta? Fringe width in air. Mu एयर की नहीं, मीडियम की, लिक्विड की, जिसमें हमने सेटअप प्लेस किया था. ठीक है. स्टार मार्क करके IMP लिख के नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रिंज विजिबिलिटी. फ्रिंज विजिबिलिटी इज गिवन बाय, मतलब कितने परसेंट विजिबिलिटी है फ्रिंज की, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी के ऊपर. तो क्या बनेगा रिलेशन उसके लिए, आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन इंटू 100. तो ये विजिबिलिटी हमें 100% चाहिए. कब हो गया 100%, बर तरी पाहिजेच मला. जहाँ आई मिनिमम 0 है, सिंपल कंडीशन है, A1 एंड A2 अगर इक्वल है तो आई मिनिमम 0 हो जाएगा. आई मिनिमम 0 तो आई मैक्स अपॉन आई मैक्स 1, 1 इंटू 100 मतलब 100%. राइट डाउन स्टार मार्क असणारच नाही. फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी 100%. फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी 100% इफ, कब, आई मीन इक्वल टू 0. ठीक है. और एक पॉइंट लिखो स्टार मार्क करके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फॉलोज interference of light follows law of conservation of energy. मतलब जितनी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव पे डिसिपेट होती है उतनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव पे क्या होती है, ऐड होती है. मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है वहाँ पे, कंजर्वेशन हो रहा है. एंड उसके अकॉर्डिंग एवरेज इंटेंसिटी बनेगी आई मैक्स प्लस आई मीन अपॉन 2. एंड उसका सिंप्लीफिकेशन I1 प्लस I2 दैट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. कभी कभी क्वेश्चन में जो है ना डेटा विड्थ ऑफ द स्लिट के फॉर्म में दिया जाता है. विड्थ ऑफ द स्लिट, व्हाट इज मीन बाय विड्थ ऑफ द स्लिट, कळालं ना तुम्हाला, व्हेरी गुड. ठीक है. सो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो विद स्टार मार्क, जो भी लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो भी लाइट की इंटेंसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, विड्थ ऑफ द स्लिट के साथ. विड्थ बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, विड्थ कम करेंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. एंड ये प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. यानी कि अगर हमें विड्थ का रेशो दिया है या फिर पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का स्क्वायर. इस तरह का रिलेशन अप्लाई करके जो भी अननोन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू A1 बाई A2 का स्क्वायर. चार्ज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. काय असेल बरं, लाइट म्हणजे एनर्जी ना, एनर्जी असेल ना, फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट यानी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो बनेगा रेशो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू W अपॉन W2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर. कसं काय लिहिली शिवांगी तू आज,
रेग्युलर येते तू. चलो हो गया लिख के. अजून किती मोठं करतो याला, हे दिसत नाही तुला. अरे काय ते बदलून घे ना बेटा चष्मे. असे 3-4 सोबत ठेवायचे, एका पुढे एक एका पुढे एक. थिन लेन्सेस इन कॉन्टॅक्ट. बस का. 1. चलो हो गया. नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट. इफ स्टार मार्क जास्त द्या 2-4. IMP पण लिहा. इफ विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट λ1 with wavelength of light λ1 फ्रिंज नंबर इज n1. फ्रिंज नंबर इज n1 म्हणजे 10th किंवा 10 फ्रिंज मिळाल्या असं. अँड विथ सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप and wavelength of light λ2. Same experimental setup and wavelength of light λ2 n2 fringes observed मतलब कि सिर्फ वेवलेंथ चेंज होने से नंबर ऑफ फ्रिंज अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे रिलेशन क्या बनेगा. देखो n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी n लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये बनेगा n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2. n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2. n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2. नेक्स्ट स्टार मार्क करके फिर से. डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड. डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड कितना होगा. हे बघा, सेंट्रल ब्राइट बैंड से फर्स्ट ब्राइट बैंड, इसका डिस्टेंस कितना होगा. लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कारण बीटा असतं. अगर सेकंड ब्राइट बैंड बोलेंगे फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड तो डिस्टेंस कितना होगा. 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी या फिर 2 टाइम्स ऑफ बीटा. वैसे ही n नंबर का ब्राइट बैंड है तो कितना होगा. xn इक्वल्स टू n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू n इंटू बीटा. हे सुचत नव्हतं तुम्हाला. नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क. डिस्टेंस ऑफ m, मंकीचा m. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ mth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड. आता इकडे लक्ष द्या. अब 0 नंबर का डार्क बैंड तो हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते इंटरफेरेंस पैटर्न में. समझ में आ रहा है. मतलब n कहाँ से शुरू हो रहा है. 1 से. अगर n 1 से शुरू होगा तो ब्रैकेट में प्लस होगा या माइनस होगा. अरे माइनस होगा. क्या होगा. माइनस होगा. ठीक है, तो अगर डार्क बैंड सेंट्रल ब्राइट बैंड से मेजर कर रहे तो उसके बाद उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे. माइनस वाला. ठीक है, तो देखो फर्स्ट डार्क बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड कितना होगा. 2m - 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी है, उसमें m पुट करना है 1, तो कितना बनेगा. लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d मतलब बीटा अपॉन 2. कड़ा लगा. ये ऐसे होता है. ये सेंट्रल ब्राइट बैंड था, इसके सराउंडिंग में दोनों डार्क बैंड है, तो इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना होता है. बीटा होता है. तो ये कितना बनेगा. बीटा बाई 2. ये कितना बनेगा. बीटा बाई 2. समझ में आ रहा है. तो फर्स्ट डार्क बैंड का डिस्टेंस बीटा बाई 2. 9th डार्क बैंड का डिस्टेंस
17 बीटा बाई 2। कड़ा ना मतलब ब्राइट बैंड बोलेंगे तो जो नंबर दिया है उतना ही डिस्टेंस। सेकंड ब्राइट बैंड बोला तो 2 बीटा, 10th ब्राइट बैंड बोला तो 10 बीटा, 20th ब्राइट बैंड बोला तो 20 बीटा। लेकिन जब डार्क बैंड बोलेंगे तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर होगा उसमें से आधा कम करना है। कड़ा ना, कारण सेंट्रल ब्राइट बैंड से इसका डिस्टेंस आधा ही है, इसलिए फर्स्ट डार्क बैंड बोलेंगे तो बीटा बाई 2। अगर 11th डार्क बैंड बोलेंगे तो 10.5 बीटा म्हणजे 21 बीटा बाई 2। कळालं। 41st डार्क बैंड बोलेंगे तो 1 बीटा बाई 2 मतलब 40.5 बीटा। कळालं, ठीक है। तो क्या आएगा डिस्टेंस के लिए कंडीशन फिर, x ऑफ m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट भी स्टार मार्क। डिस्टेंस बिटवीन n1 एंड n2 ब्राइट बैंड्स। दोनों ब्राइट है, एक बोला है 9 नंबर का है, दूसरा बोला है 12 नंबर का है, तो उनके बिटवीन का सेपरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? मुझे 3 बीटा। कळालं ना। अगर आपको बोला है कि 17 नंबर का ब्राइट बैंड है एंड 2 नंबर का ब्राइट बैंड है, दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना है? 15 बीटा। हे खूप इम्पॉर्टंट आहे स्टार मार्क, कारण क्वेश्चनची लँग्वेज अशी असते की 17th ब्राइट बैंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 माइक्रोमीटर या फिर 1.2 मिलीमीटर फ्रॉम थर्ड ब्राइट बैंड। आपल्याला काय करावं लागतं? 17 माइनस 13 मतलब 14 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1.2 मिलीमीटर, मतलब बीटा बनता है 1.2 अपॉन 14। ऐसा क्वेश्चन सोडवताना आपल्याला सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसलिए ये लिख के दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो n1 एंड n2 इनके बिटवीन का सेपरेशन कितना आएगा? फिर n2 माइनस n1 इंटू बीटा लिया, मग x ऑफ n1 या फिर n2 माइनस x ऑफ n1 will become n2 minus n1 into beta। अब सेम m2 एंड m1 डार्क बैंड है, उनके बिटवीन का सेपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट भी स्टार मार्क। सेपरेशन बिटवीन m2 एंड m1। m मतलब डार्क, n मतलब ब्राइट, मतलब 10 नंबर की डार्क बैंड है एंड 8 नंबर का डार्क बैंड है, उनके बिटवीन का सेपरेशन। 10 नंबर का डार्क है एंड 8 नंबर का डार्क है, उनके बिटवीन का सेपरेशन कितना आएगा? 2 आएगा, 2.5 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा। कळालं ना। म्हणजे काय येईल? m2 माइनस m1 इंटू बीटा लिया, m2 माइनस m1 इंटू बीटा। आता लास्ट पॉइंट, याला स्टार मार्क पण म्हणा, IMP पण म्हणा। सेपरेशन बिटवीन nth ब्राइट बैंड एंड सेपरेशन बिटवीन nth ब्राइट बैंड एंड mth डार्क बैंड। n नंबर का ब्राइट, m नंबर का डार्क, इनके बिटवीन का सेपरेशन चाहिए। मुझे 10 नंबर का ब्राइट एंड 10 नंबर का डार्क, इनके बिटवीन का सेपरेशन चाहिए। बीटा बाय 2। वेरी गुड। ఇది 10 नंबर का ब्राइट एंड 10 नंबर का डार्क। छोड़ो ना, फॉर्मूला सिंप्लीफाई करा। 10 नंबर का ब्राइट एंड 10 नंबर का डार्क, इनके बिटवीन का सेपरेशन कितना? बीटा बाय 2। एवढंसं नाही, फॉर्म्युल्यामध्ये सांग बीटा बाय 2, एवढंसं काय? तो क्या होगा? n माइनस 2m माइनस 1
अपॉन 2 इंटू बीटा, जैसे कि आप बोला था 10th नंबर का है तो ये 10 माइनस ऑफ 10 इंटू 2 20 माइनस 1 19/2, व्हेरी गुड 9.5. मग 10 मायनस 9.5 मतलब 1.5 सॉरी 0.5 बीटा म्हणजे बीटा बाय 2 हे लिहा. So this is all about YDAC and basic introduction of interference, interference fringes, bandwidth, angular width, सेंट्रल ब्राइट बैंड उसके दोनों साइड में डार्क डार्क, फिर से दोनों साइड में ब्राइट ब्राइट, दोनों साइड में डार्क डार्क, फिर से दोनों साइड में ब्राइट ब्राइट असं असतं. ठीक आहे. तो अगर हमें बोला है कि सेपरेशन चाहिए बिटवीन 4 ब्राइट बैंड्स, ऐकून घ्या 4 ब्राइट बँड्स म्हणजे 4th ब्राइट बँड ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बँड. मला क्वेश्चन न समजा तुम्हाला आन्सर कसं काय कळतं, काही कळत नाही मला. कुठून आली अलौकिक बुद्धिमत्ता. पवनचं एक ठीक आहे, त्याला वरदान भेटलं होतं जन्म आल्यानंतर. तो अमरावतीला जाऊन वरदान घेऊन आली का तसं काही, काय सांगत होतो मी. 4th ब्राइट बँड ऑन वन साइड of central bright band and 3rd dark band on another side of central bright band. सांगा किती सेपरेशन. यासाठी पेशन्स ठेवायचे, क्वेश्चन व्यवस्थित ऐकून घ्यायचा. एका साईडला 4th ब्राइट आहे आणि दुसऱ्या साईडला 3rd डार्क आहे. सिक्स 6.5 बीटा 13/2 बीटा. तुमचं बरोबर होतं पण तेव्हा हो म्हटलं सगळ्यांनी तेच आन्सर सांगितले असते. हे बघा काय सांगितलं आहे, सेंट्रल ब्राइट बैंड से एक साइड में 4th ब्राइट, तो ये 1st ब्राइट, ये 2nd ब्राइट, ये 3rd ब्राइट, ये 4th ब्राइट, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ 4 बीटा. अनदर साइड में कौन है 3rd डार्क, 1st डार्क बीटा बाय 2, 2nd डार्क 3 बीटा बाय 2 and 3rd डार्क किती 5 बीटा बाय 2 म्हणजेच 2.5 बीटा म्हणजे 2.5 बीटा. तो सेपरेशन कितना हुआ 4 बीटा प्लस 2.5 बीटा. क्वेश्चन में ऐसे बोलते कि सेपरेशन बिटवीन 7th डार्क बैंड ऑन वन साइड and 11th dark band on same side is 2.5 millimeter. Then what will be the bandwidth? काढणार त्या फॉर्म्युल्याने काढणार. कोणत्या पण काढ, माझा क्वेश्चन संपलाय. तू कोणत्या फॉर्म्युल्याने काढ. काय मिलीमीटर. काय सांगितलं क्वेश्चन मध्ये की सेपरेशन बिटवीन 7th डार्क ऑन वन साइड अँड 11th डार्क ऑन सेम साइड इज 2.5 millimeter. देन बँडविड्थ विल बी. कॅल्क्युलेशन करून सांग, ऐकून का सांगतेस. चुकलंय तुझं. अरे 4 बीटा इक्वल्स टू 2.5, बीटा इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 4 0.6 मिलीमीटर. संपलं. प्रियंका हे बघा
11th डार्क आहे त्याच साईडला 7th डार्क आहे, मग दोन डार्क मधलं सेपरेशन किती झालं? 11 मायनस 7 4. काय 4? बीटा इक्वल्स टू किती दिलाय? 2.5. तो बीटा इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 4 0.6. थोड़ा काय विचार करत होते? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको बोला है सेकंड डार्क एंड 9th डार्क ऑन अनदर साइड आर सेपरेटेड बाय 0.18 millimeter. Then calculate beta. लय अवघड झाला आता. नाही असं डायरेक्ट 11 येत नाही, ती काय नंबर्स केले काय? व्हेरी गुड. हो ना मग, व्हेरी गुड. सूरज हे बघ, सेंट्रल ब्राइट बँड से सेकंड डार्क कितना हुआ डिस्टन्स? 1.5 बीटा. डार्क म्हटलं की अर्धा कमी करायचं. सेंट्रल ब्राइट बँड से दूसरे साइड में 9 नंबर का डार्क है, कितना हुआ? 8.5 बीटा. कितना होती है एडिशन? 10 बीटा इक्वल टू 0.18, यानी बीटा इक्वल्स टू 0.018 मिलीमीटर. कळालं? म्हणजे ब्राइट बँड म्हटला की डायरेक्ट नंबर घ्यायचा, डार्क म्हटला की अर्धा कमी करायचा. ठीक है. नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि 4th ब्राइट ऑन वन साइड एंड 7th डार्क ऑन सेम साइड. आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स ऑफ 1 millimeter. देन कॅल्क्युलेट बीटा. हे बघा परत रिपीट करतो. 4th ब्राइट बँड ऑन वन साइड अँड 7th डार्क बँड ऑन सेम साइड आर सेपरेटेड बाय 1 millimeter. असं घोळ व्हायला लागलं काय करायचं? अशी डायग्राम ड्रॉ करून घ्यायची. कळालं ना? एकच साइड म्हटली म्हणून लास्टला सेंट्रल ब्राइट बँड. व्हेरी गुड बेटा, करेक्ट. बाद में कौन आएगा? डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट. किती लागतात आपल्याला? 7 डार्क पर्यंत. ठीक आहे. डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट. 1 2 3 4 5 6 आणि या 7 झालं. सेपरेशन चाहिए किसकी बिटवीन? 4th ब्राइट. 4th ब्राइट कहाँ पे है? ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, 4th ब्राइट आणि 7th डार्क. तो इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन चाहिए. तो देखो ब्राइट एंड ब्राइट 1 बीटा, ब्राइट एंड ब्राइट 2 बीटा, ब्राइट एंड डार्क तो 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 अड़ीस बीटा. तो क्या आ रहा है? ये 2.5 बीटा इक्वल्स टू 1. तो बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.5 मतलब 0.4. आता कळालं. ठीक. नेक्स्ट सेपरेशन बिटवीन 11th डार्क एंड 21st ब्राइट ऑन अनदर साइड. एक साइड में 11th डार्क है, दूसरे साइड में 21st ब्राइट है. फिफ्टी मिलीमीटर 1.25. हे बघा 11th डार्क है मतलब 10.5 बीटा, नीचे 11 है का 20 है 21 है तो 21 प्लस 10.5
सेम साइड में होते तो सब्ट्रैक्ट करते, दोनों अनदर साइड में तो ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 50/31.5 यानी कि 1.6 मिलीमीटर. तू आता हे म्हणून मी ते सांगितलं होतं म्हणून. तू 50 हो, पण आपल्याला डिवीजन करून पाहिजे ना, आपण 10वीला आहे का आता. हो गया क्लियर, समझ में आ गया. फिर तो इस तरह से सारा YDSC रहेगा. नेक्स्ट करायचं पुढचं कंटिन्यू का पहिले याच्यावरचीच क्वेश्चन सॉल्व करून घ्यायचे. सोपं वाटलं का जरा जास्त त्रास दिला याने, नाही दिला ना त्रास. 1 2 4 पॉईंट फक्त. चलो राईट डाऊन नेक्स्ट पॉईंट. सोपे सोपे हे जर कळालं असेल तर बाकी पुढचं हेच रिपिटेशन आहे, नवीन काही नाही आहे. ठीक आहे, एक 20-25 मिनटात होऊन जातील लगेच. ठीक आहे, राईट डाऊन नेक्स्ट. क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ interference fringe pattern. Displacement of interference fringe pattern with the introduction of glass slab. With the introduction of glass slab of refractive index mu and thickness T. ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस टी. अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो कि जो लाइट के दो सोर्सेस है, ये S1 है, ये S2 है, एंड ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं पॉइंट P के ऊपर. तो उस केस में हमें मालूम है कि आने वाला जो पाथ डिफरेंस है कितना था, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, इतना था. लेकिन अगर अभी ये दोनों लाइट रे के पाथ में से एक लाइट के पाथ में अगर हम एक ग्लास स्लैब इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये ग्लास स्लैब जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एंड इसकी थिकनेस कितनी है, टी. तो उस केस में क्या होता है, ये जो पाथ डिफरेंस होता है वो चेंज होता है. पाथ डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता है. कितने से चेंज होता है, टी इन ब्रैकेट म्यू -1 से चेंज होता है. आता कुठून आलं बघितले आपण. ठीक है, कितने से चेंज होता है, टी इन ब्रैकेट म्यू -1 से. कौन चेंज हुआ, पाथ डिफरेंस चेंज हुआ. कौन चेंज होगा, कौन चेंज हो गया, पाथ डिफरेंस चेंज हो गया. एंड पाथ डिफरेंस चेंज होने से जो फ्रिंज पैटर्न है, जो फ्रिंज पैटर्न है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होता है बाय डेल्टा x इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. अभी फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से पहले सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे था. ग्लास स्लैब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे ऑकर होगा, मतलब ये डेल्टा एक्स से क्या हो गया, पैटर्न शिफ्ट हुआ. अब कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऊपर के सोर्स के पाथ में अगर ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपवर्ड. यही अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते तो पहले सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आएगा, मतलब ये कितना बनेगा, डेल्टा एक्स. अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, म्यू -1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. बट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बाय बीटा इक्वल्स टू कौन है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. इसका मतलब सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू टी इंटू बीटा अपॉन लैम्डा. मतलब डेटा अगर इन टर्म्स ऑफ बीटा दिया है तो ये फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी दिया है तो ये फॉर्मूला. एंड ये रूल समझ में आ गया ना. ऊपर के पाथ में अगर प्लेस करेंगे ग्लास स्लैब तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, नीचे के पाथ में प्लेस करेंगे तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा. ठीक है, ये क्या था, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न. कितनी, डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, या फिर म्यू -1 इंटू टी इंटू बीटा अपॉन लैम्डा. क्या था ये, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न. कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट बैंड से. कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट बैंड से. ऊपर या नीचे डिपेंड करेगा, ग्लास स्लॅब ऊपर के सोर्स के पाथ में तो ऊपर, नीचे के सोर्स के पाथ में तो नीचे. एवढं कळलं ना, राहील लक्षामध्ये. ठीक है, अब इसके बाद में और एक पॉइंट आता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड. कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हो गई इनको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एक्स को बीटा से डिवाइड करना पड़ेगा.
म्हणजे टोटल डिस्टन्स सपोज 10 मिलीमीटर एवढं शिफ्ट होत आहे आणि एक फ्रिंज विड्थ 2 मिलीमीटरची होती, तो किती फ्रिंज विड्थनी तो शिफ्ट झाला 10/2 मतलब 5, तो क्या करना पड़ेगा डेल्टा एक्स बाय बीटा, बट डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू बीटा अपॉन लैम्बडा, तो क्या बनेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्बडा। ये क्या है नंबर ऑफ फ्रिंजेस जिनकी शिफ्टिंग हो चुकी है, विच आर शिफ्टेड। पाथ डिफरन्स चेंज झाला त्याच्यामुळे काय होतं बँड विड्थ नाही बदलत, फक्त सेंटरपासून तो वेगळ्या साईडला सेंट्रल बँड शिफ्ट होतो। कशाला प्लस करायचं हो ह्या S1P मध्ये तो ॲड करावा लागेल आपल्याला, म्हणजे जो आपण S2P मायनस S1P घेतो ना त्याच्यामध्ये हा आणखी ॲडिशनल म्यू मायनस 1 इंटू टी घ्यावा लागेल आपल्याला। हो गया। अब उसमें और एक केस आती है कि सपोज दोनों सोर्स के पाथ में अगर ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है, यहां पे भी ग्लास स्लैब है, यहां पे भी ग्लास स्लैब है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, दोनों की थिकनेस t है, तो उस केस में जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा डेल्टा एक्स वो रहेगा μ2 माइनस μ1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, या फिर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू टी इंटू बीटा अपॉन लैम्बडा, ये कंसीडर करके कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। एंड कहाँ पे शिफ्ट होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये कैसे डिसाइड होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसके डायरेक्शन में ये शिफ्ट होगा, ठीक है। एंड अगेन नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से डेल्टा एक्स बाय बीटा से, मतलब क्या बनेगा μ2 माइनस μ1 इंटू टी अपॉन लैम्बडा। थिकनेस डिफरंट असेल तर परत T1 इंटू T2, बट प्रॅक्टिकली असं ॲप्लिकेशन नसतंच ज्यामध्ये थिकनेस पण डिफरंट आहे। दिल्याच तुला तर काय करायचं मग, टी इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 ले रहे थे ना, तो वहाँ पे T1 इन ब्रैकेट μ1 माइनस 1 माइनस ऑफ T2 इन ब्रैकेट μ2 माइनस 1, उसको सिंप्लीफाई करें। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस बाय फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हमने पहले देखा है, कहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस कैसे प्रोड्यूस करना है उसको हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म देखा था। क्या होता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में, बाइप्रिज्म होता है, बाइप्रिज्म मतलब एक ग्लास स्लैब होती है जिसको क्या करेंगे पॉलिश करेंगे इस तरह से कि दोनों भी रिफ्रैक्टिंग एंगल कितने बनेंगे, ½ डिग्री से 1 डिग्री तक। फिर हम क्या करेंगे, इसके बिहाइंड एक स्लिट यानी सोर्स प्लेस करेंगे, सोर्स से निकलेंगे लाइट रे, लाइट रे निकल के क्या करेंगे रिफ्रैक्ट करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। सामने क्या होगा स्क्रीन, किस लिए, टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस, वेरी गुड, ठीक है। देन यहाँ पे स्लिट एंड बाइप्रिज्म, इनके कितना है B।
आगे हमें मालूम है क्या होगा, ये लाइट रे यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट होगा, ये लाइट रे यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट होगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे जाएगा, ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फोकस। इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कौन मिला, S1। इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कौन मिला, S2। इनके बिटवीन का सेपरेशन क्या हो गया, D। क्या हो गया, अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है, लाइट रे अगर इधर से आ रहा है, ऐसे हम एज्यूम करेंगे तो ये एंगल बनता है डेल्टा, डेविएशन का एंगल या फिर रिफ्रैक्शन का एंगल थ्रू प्रिज्म। ये एंगल क्या बन गया, डेल्टा। एंड ये जो रीजन है, इस रीजन में हमें क्या दिखता है, इंटरफेरेंस दिखता है, तो इसको इंटरफेरेंस रीजन बोला जाता है, ठीक है। डायग्राम कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का। अभी हमें मालूम है कि जो बैंड विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बट यहाँ पे कैपिटल डी मतलब कौन था, सोर्स एंड स्क्रीन के बिटवीन का सेपरेशन। अब सोर्स एंड बाइप्रिज्म ए है, बाइप्रिज्म एंड स्क्रीन बी है, तो सोर्स एंड स्क्रीन कितना हो गया, ए प्लस बी, यानी कैपिटल डी इक्वल्स टू बन गया ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने डेविएशन का एंगल डेल्टा बोला है। ये साइड कितनी है, ए है, ये बघा, इसको ए बोला है ना। ये कितनी है, d/2, टोटल d है, यहां से कितनी है, d/2। अगर हम यहाँ पे tan थीटा डिफाइन करेंगे, बट एंगल स्मॉल है तो इसको हम डेल्टा बोलेंगे, तो क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू d/2 अपॉन ए, मतलब d अपॉन 2a, कड़ा लो। तो यहाँ पे d क्या बनेगा, 2a इंटू डेल्टा। बट इन केस ऑफ प्रिज्म डेविएशन क्या होता है, a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। अगर यहाँ पे प्रिज्म के एंगल को अल्फा बोला जाए तो डेल्टा क्या बनेगा, अल्फा इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, यानी कि स्मॉल डी क्या मिलेगा हमें, 2a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ये दोनों वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर बीटा बाय प्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या मिलता है, लैम्बडा इन ब्रैकेट a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a इन ब्रॅकेट म्यू मायनस 1 इंटू अल्फा. नवीन काहीच नाही याच्यामध्ये बघा. हा फॉर्म्युला जुनाच आहे. हे पण तेच प्रिझममधलंच, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिझम. क्योंकि यहाँ पे जो S1 एंड S2 है, दो वर्चुअल सोर्सेस, इनके बिटवीन का सेपरेशन हमें मालूम नहीं होता है एंड हमें डायरेक्ट फाइंड भी नहीं कर सकते उसको. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिज्म के एडजस्टमेंट अप्लाई कर रहे हैं 2a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा. हो गया. ये जो D है, इसको फाइंड करने की और एक मेथड होती है जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई ऐसे बोला जाता है. ये प्रिज्म मेथड थी, डायरेक्ट मेथड. चलो हो गया. यस नो. नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो. मेजरमेंट ऑफ डी बाय लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड. डी कुठलं, स्मॉल डी. मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डी बाय लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड.
या फिर उसको कॉन्जुगेट फोकाई की मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान दो। अभी जो बाइप्रिज्म है ये एज इट इज है, लेकिन हमें इसका कुछ काम नहीं है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे दो सोर्सेस फॉर्म हो गए S1 एंड S2 एंड इनके बिटवीन का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है। तो हम क्या करेंगे, इसके पाथ में एक बाय कॉन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस किया हमने, बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब ये लेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस u है एंड उसके बाद में इसकी इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी और इस इमेज की साइज होगी दैट इज d1। तो इमेज का लेंस से सेपरेशन कितना बना, v बना। इस मेथड को डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई बोलते हैं, जो एक्सप्लेन करती है कि सपोज मैंने अगर अभी ये u एंड v इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, अगर हमने u एंड v को इंटरचेंज कर दिया तो पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहती है। कड़ा लगा, मतलब अभी जितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रही थी लेंस से, उतने ही डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, मतलब ये v इतने डिस्टेंस पे ये लेंस प्लेस कर देंगे एंड u इतने डिस्टेंस पे कौन है, अभी स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे क्या होगा, यहाँ पे ये इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी d2। समझ में आ रहा है, मतलब हम अगर लेंस के ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस को इंटरचेंज करेंगे तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज रिमेन सेम, बस चेंज होती है। पहले केस में जब लेंस क्लोज थी मैग्नीफाइड इमेज, जब लेंस अवे चली गई तो डिमिनिश्ड इमेज। समझ में आ रहा है। एंड इस मेथड में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला होता है कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बघितला कुठं फॉर्मूला, हर बार मैग्निफिकेशन में हम ये यूज करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डायग्राम में साइज ऑफ इमेज कितनी है, d1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, d, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, v, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, u। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम कंडीशन सेकंड डायग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो साइज ऑफ इमेज कितनी है, d2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट d। अब वहाँ पे इमेज का डिस्टेंस हमने u बना दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v बना दिया है। इक्वेशन नंबर बना 2। बघा एकदा इक्वेशन्स मध्ये काय लिहिलं आणि डायग्राम मध्ये काय घेतलं क्लिअर होतंय का। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी v होगा। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2। अब LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 d2 अपॉन डी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 1। क्यों, v बाई यू इंटू यू बाई वी, कट कट। तो यहाँ पे d कितना बना, रूट ऑफ d1 इंटू d2। इस मेथड से भी हम सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमारा बीटा का फॉर्मूला अब जाके बनेगा लैम्बडा इन ब्रैकेट a प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ d1 इंटू d2। डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। थांबायचं, करायचं कंटिन्यू। उद्या येताना हे सगळे पॉईंट्स व्यवस्थित प्रिपेअर करून या। हे आलं म्हणजे सगळं आला, वे ऑप्टिक्स आला, बाकी काही नाही वे ऑप्टिक्समध्ये। हे म्हणजे फ्रेशनलपेक्षा पण YDSC, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट। मग आज मी तुम्हाला कुठलीही वर्कशीट देत नाही, जेवढा कंटेंट शिकवला आहे तोच व्यवस्थित प्रिपेअर करा। अँड सॉल्ट एक्झाम्पल करता का थेरी प्रिपेअर करता आज फक्त करता का सॉल्ट एक्झाम्पल पण, ठीक आहे। सॉल्ट एक्झाम्पल टिल कहाँ तक, फ्रेशनल्स बाय प्रिज्म तक, ठीक है। मतलब कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक या 3 तक।